अब हम एक एक करके ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं इनके बारे में देख लें। तो फर्डिनेंड डी सॉस्योर जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, उनकी बुक है अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्टिक्स के यूनिट में इनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। ये इनका टेक्स्ट है। और नेक्स्ट है हमारे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स हमारा यूनिट नहीं है, बट लिंग्विस्टिक्स हमको ब्रॉडली ढंग से पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज जब हम करते हैं, लैंग्वेज वाला यूनिट जो करते हैं, उस पर्पस से लिंग्विस्टिक्स इज नॉट अ सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ, बट वी विल हैव टू डू लिंग्विस्टिक्स इन डिटेल। तो फर्डिनेंड डी सॉस्योर का अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और उसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये हैं। He is known as the father of modern anthropology along with James Fraser and Franz Boas. फ्रांस बोआज आपने अगर लिंग्विस्टिक्स पढ़ रखा है तो आपने फ्रांस बोआज पढ़ रखा होगा। उनका रेफरेंस लिंग्विस्टिक्स वाले ब्लॉक में आ जाता है। एंड ये जेम्स फ्रेजर, ये फ्रांस बोआज और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। जब आप वेस्टलैंड का एनालिसिस करते हो, टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड का एनालिसिस करोगे पोइट्री वाले सेक्शन में, तब ये जेम्स फ्रेजर का नाम वहाँ 100% आएगा। अभी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को हम आगे बढ़ाएं। ही रोट द सैवेज माइंड, 1962 की किताब है द सैवेज माइंड। कहना वो ये चाह रहे हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ये कहना चाह रहे हैं कि सैवेज माइंड में और सिविलाइज्ड माइंड में स्ट्रक्चर्स तो सेम ही होते हैं। उन्होंने माइंड की जो स्टडी की है इसमें, सैवेज माइंड में, वो कहना चाह रहे हैं कि सैवेज माइंड और सिविलाइज्ड माइंड के स्ट्रक्चर्स सेम हैं। अब इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक outlines Levi-Strauss's theory of culture and mind. The second half, मतलब पार्ट क्या है, टोटल बुक को हम 2 सेक्शंस में पढ़ सकते हैं अगर चाहें। The second half expands this account into a theory of history and social change. सेकेंड हाफ को लेके झगड़ा हो गया था जान पॉल सार्त्रे के साथ, इनका क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का। फॉर दिस सेकेंड हाफ ऑफ द बुक ही गॉट इनटू अ हीटेड डिबेट विथ जान पॉल सार्त्रे। किस बात पर? ओवर द नेचर ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, माइंड, मेंटल फ्रीडम वगैरह वगैरह। दिस वॉज दस बेसिकली, जान पॉल सार्त्रे एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच का झगड़ा हो गया। दिस वॉज दस अ डिबेट बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। दिस डिबेट inspired the work of younger authors like Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu जिसका habitus, fields theory, doxa, ये वाली चीज़ें जब हम पढ़ते हैं पियर बोर्दो,
तो पियर बोर्दो इस एग्जिस्टेंशलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के डिबेट से बहुत प्रभावित हुए. The master project of Levi-Strauss, this is important, was a 4-volume study called Mythologiques. Mythologiques 4 वॉल्यूम्स हैं. आपको 4 वॉल्यूम्स के नाम पता होने चाहिए. Which of these 4 is not a volume of the Mythologiques? 3 वो दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे, इसलिए आपको all 4 पता होना चाहिए. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के बारे में ये है, his work is a structuralist theory of mythology. तो फर्डिनेंड डी सॉस्योर के स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को लेकर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने पूरा ये लिख रखा है मिथोलॉजी, एंड उसके ऊपर ही हैज वर्कड यूजिंग फर्डिनेंड डी सॉस्योर्स concept of structuralism. The fundamental units of myth were my themes. What are my themes? Fundamental units of myth. किसी कहानी के छोटे छोटे पुर्जे, small bits, these are my themes. Myth पूरा लंबा चौड़ा है, स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ माई थीम्स. किसी वीडियो में, क्वेश्चन आंसर के किसी वीडियो में मैंने ये जो है हिज वर्क इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ मिथोलॉजी, कौन से राइटर ने वो फर्डिनेंड डी सॉस्योर के वर्क पर बिल्डअप करके मिथोलॉजीज पर लिखा, उसमें मैंने रोलन बार्थ्स कहा है. रोलन बार्थ्स नहीं है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है. रोलन बार्थ्स ने मिथोलॉजीज नाम की बुक लिखी है, पर फर्डिनेंड डी सॉस्योर के स्ट्रक्चर्स को यूज करके लिखने वाले क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हैं, और रोलन बार्थ्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है. उसमें गलती हो गई है, यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, है ना, सो दैट व्हेन दैट वीडियो कम्स टू यू, यू रियलाइज कि ये समथिंग इन कैलकुलेशन हैज गॉन रॉन्ग. मिथोलॉजिक्स, वो 4 वॉल्यूम का टेक्स्ट, इज अ 4 वॉल्यूम ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बाय क्लॉड लेवी स्ट्रॉस. तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने जो मिथोलॉजिक्स लिखा है, ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर लिखा गया है, जो ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया. किसी भी टेक्स्ट के सामने अगर 2 डेट्स आ रहे हैं तो अंडरस्टैंड दैट ओरिजिनल लैंग्वेज का पब्लिकेशन ईयर एक है और इंग्लिश ट्रांसलेशन का पब्लिकेशन ईयर दूसरा है. द 4 वॉल्यूम्स ऑफ मिथोलॉजिक्स आर, फर्स्ट द रॉ एंड द कुक्ड, सेकेंड फ्रॉम हनी टू एशेस, third the origin of table manners, fourth the naked man. अब फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन फ्रेंच में है, सेकेंड ईयर जो है वो इंग्लिश का है, इसलिए 2 ईयर्स दे रखें. दिस वर्क वॉज बिल्ट ऑन फर्डिनेंड डी सॉस्योर स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज. अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो. लेवी स्ट्रॉस gave a structural reading of 4 ऑप्शंस देकर अगर वो टेक्स्ट पूछें तो इडिपस रेक्स के बारे में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरल रीडिंग की है, इडिपस रेक्स के बारे में. उसी तरह से एक टेड्सवर्टन टोडोरोव करके नैरेटोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने इटालियन टेक्स्ट बोकैचियो के
डीकैमरॉन का एनालिसिस किया है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से। ये भी एक क्वेश्चन याद रखो कि टोडोरोव ने बोकैचियो के बोकैचियो का डीकैमरॉन का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किसने किया? टोडोरोव ने किया। और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने किसका किया? इडिपस रेक्स का किया। लेवी स्ट्रॉस एनालाइज्ड कॉमन कंपोनेंट्स इन मिथ्स, मतलब मिथ्स की पूरी जो उन्होंने स्टडी की है वो इन मिथ एंड मीनिंग नाम के टेक्स्ट में उन्होंने किया है। अगला 1962 की जो उनकी किताब है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की, वो है सैवेज माइंड। इन द सैवेज माइंड लेवी स्ट्रॉस developed the comparison of the bricolier. Savage mind is equal to bricolier and the engineer. तो savage mind is equal to bricolier और दूसरा civilized mind is equal to engineer. ये bricolier ये कह रहे हैं, आगे डेरिडा ब्रिकोलेज टर्म यूज करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा ब्रिकोलियर का मतलब यहाँ क्या है। द ब्रिकोलियर अप्रोक्सीमेट्स मतलब इज इक्वल टू द सैवेज माइंड एंड द engineer approximates the scientific mind. तो सैवेज माइंड और साइंटिफिक माइंड में स्ट्रक्चर्स बेसिकली सेम है, परंतु ऑप्शंस जो वो लेते हैं वो कम है। द वर्ल्ड ऑफ द ब्रिकोलियर इज क्लोज्ड, वो लिमिटेड ऑप्शंस लेकर चलता है। ही हैज टू मेक डू विथ वॉट ही हैज, जो उसके पास है उससे काम चलाना पड़ता है, हालांकि स्ट्रक्चर्स सारे उसके पास भी हैं। द वर्ल्ड ऑफ द engineer is open. He is able to create new tools and materials. तो savage mind is equal to bricolier, engineer mind is equal to आपका ये जो scientific mind है which can create things. नेक्स्ट है हमारा रोमन जेकबसन और वो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन हमने लिंग्विस्टिक्स में हमको देखना है। He gave the 6 communication functions, the 6 communicative functions, और ये 6 नाम हैं referential, aesthetic, emotive, conative, phatic, metalingual, और ब्रैकेट में आपको जो दे रखा है उस चीज़ को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है। I'll just give it to you. तो फर्स्ट है, what we have to first remember is referential is contextual. Contextual information is referential information, जिसको वो referential कह रहे हैं। तो हम रोमन जेकबसन, he defined 6 functions of language also known as communication functions, और हमें याद रखना है ऑर्गनॉन मॉडल जो कार्ल बुहलर्स का मॉडल है, ऑर्गनॉन मॉडल उसको उन्होंने यूज किया है, और ऑर्गनॉन मॉडल एरिस्टोटल से रिलेटेड है। ऑर्गनॉन इज द स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ एरिस्टोटल 6 वर्क्स ऑन लॉजिक। तर्कशास्त्र जो एरिस्टोटल का है वो है ऑर्गनॉन, उस पर ये कार्ल बुहलर ने लिखा है, और कार्ल बुहलर से इन्फ्लुएंस होकर रोमन जेकबसन ने लिखा है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ रीजनिंग, तर्क करने वाली बातें एरिस्टोटल ने ऑर्गनॉन में यूज़ की है। अब हम 6 फंक्शंस जो जेकबसन ने बताया है वो हम देखें। फर्स्ट, द रेफरेंशियल फंक्शन, इट रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन और मेंटल स्टेट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, दिस इज सिंपल। पोएटिक फंक्शन,
जो केवल मैसेज पर ध्यान देता है। अ सेंटेंस इज अ मैसेज, अ टेक्स्ट इज अ मैसेज। केवल टेक्स्ट पर फोकस करने वाला पोएटिक फंक्शन है। इट फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन sake. It focuses on the code. Code is equal to message. The poetic code, whatever the writer has written. तीसरा है द इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन में अरे हाय इंटरजेक्शंस विल कम, जिसमें कि द मैसेज इट रेफर्स टू द addresser, the person who is sending, his emotional state. The best examples are the use of interjections. देखो मैसेज नहीं बदलेगा, मैसेज जो है वही रहेगा, पर उस मैसेज के रिलेशन में जो सेंडर है उसकी इमोशंस भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी. The best examples are the use of interjections such as wow. They do not change the meaning of the utterance. जो मैसेज है उसका मीनिंग नहीं बदल रहा, but they give information about the speaker's, sender's, addresser's internal state. Wow, what a view. तो मैसेज तो what a view भी मैसेज है, बट कितना अप्रिशिएटिव है उस बात का वो इंटरजेक्शन से आ रहा है. इमोटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिंग एन इमोशन. कॉनेटिव फंक्शन, किसी का नाम लेकर जॉन पास द सॉल्ट, उसमें जॉन. वोकेटिव, सेकेंड पर्सन यू, जॉन यू पास द सॉल्ट. This is the conative function. It refers to the receiver of the message directly. Example, Tom, shut the door. Hurry, come inside. किसी को address किया जा रहा है. This is the conative function. और directly उसका नाम लेकर address किया जा रहा है. फिफ्थ है the phatic function, जिसमें कि ग्रीटिंग्स, गुड बाइज, कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करना, कम्युनिकेशन चैनल को क्लोज करना, ये सब फैटिक फंक्शन में है. रेफर्स टू कॉन्टैक्ट और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, ग्रीटिंग्स सच एज हेलो, ओके. टू ओपन और क्लोज, channel of communication. Last है metalingual, where the focus is on how I'm saying my thing. Refers to the functioning of language, the self-referential aspect of communication, how the message is being conveyed. Next thinker है हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट है हमारे लुई जेल्मस्लेव. कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, बेसिकली डैनिश है, डेनमार्क के हैं. हमें केवल इतना सा याद रखना है, ग्लॉसमैटिक्स इनका टर्म है. जस्ट रिमेंबर द नेम, ग्लॉसमैटिक्स. ही डेवलप्ड अ स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी ऑफ लैंग्वेज विच ही कॉल्ड ग्लॉसमैटिक्स. ही डेवलप्ड इट along with Hans Jorgen Uldal. Nicholas Uldal से याद रख लो, Uldal. It is a mathematical methodology for the analysis of language. तो ये जो है जेल्मस्लेव, इनका मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनालिसिस है जिसका नाम ग्लॉसमैटिक्स है. ग्लॉसमैटिक्स डिफाइंस द ग्लॉसीम, माई थीम, ग्लॉसीम, ये देखो टर्म्स आए. तो ग्लॉसमैटिक्स डिफाइंस द ग्लॉसीम as the most basic unit or component of language. Jelmslev coined the term glosseme along with Hans Jorgen Uldal. और हमें इसी
कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि लेनर्ड ब्लूमफील्ड में ही कॉइन्ड द टर्म टैगमीन. द स्मॉलेस्ट, टैगमीन इज इक्वल टू, जैसे वो मॉर्फोलॉजी का मॉर्फीम है, टैगमीन इज इक्वल टू मॉर्फीम. द स्मॉलेस्ट functional element in the grammatical structure of a language. जो लैंग्वेज का ग्रामर है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट लेनर्ड ब्लूमफील्ड के अकॉर्डिंग टैगमीन है, इक्वल टू द मॉर्फीम, सिमिलर इन मीनिंग टू द मॉर्फीम. Jelmslev's ideas formed the basis of the Copenhagen School of Linguistics. He founded the Circle Linguistic de Copenhagen. You please remember this for one-line answers. For वही हमारे जो ऑप्शंस हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए. नेक्स्ट है हमारे व्लादिमीर प्रॉप, रशियन फोकलोरिस्ट हैं. He analyzed the basic structural elements of the Russian folk tales. He wrote the book Morphology of the Folk Tale. ये इनका लिखा हुआ है.